का मतलब है कैन, देन मिशन, मिशन का मतलब है मस्ट सॉरी, जोलन, जोलन का मतलब है शुड, डुरफन, डुरफन होता है मे, जो हम परमिशन के लिए यूज करते हैं ना, मे आई, ये वो वाला वो। वोलन, वोलन का मतलब है वांट, चाहना, और मस्टन, मस्टन होता है वुड लाइक, और लास्ट पे वर्ब है मर्गन, मर्गन मींस लाइक। वो वुड लाइक था, पोलाइट था, ये सिंपल लाइक। ठीक है, कनन कैन, मिशन मस्ट, जोलन शुड, डुरफन मे, वोलन वांट, मस्टन वुड लाइक, और मर्गन लाइक। ठीक है, ये 7 वर्ब्स हैं जो हमारे पास जर्मन लैंग्वेज के अंदर मॉडल वर्ब्स हैं। अब इनकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। अच्छा, इनकी कॉन्जुगेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हमने पहले कॉन्जुगेशन सीखी थी वर्ब्स की, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है इनकी कॉन्जुगेशन, लेकिन इन 7 के 7 का पैटर्न एक ही है। क्या पैटर्न है देखिएगा, अगर हम कनन की कॉन्जुगेशन को देखें, ठीक है, जो कनन के कॉन्जुगेशन के अंदर पैटर्न आएगा, बाकी सारों के अंदर भी वही पैटर्न आएगा। और पैटर्न क्या है कि हमने इश वाली फॉर्म याद करनी है। जैसा कि कनन है ना, तो इश के साथ जब हम इस वर्ब को यूज करेंगे तो ये इश कन हो जाएगा। और इन सारे मॉडल वर्ब्स के साथ इश की और एज ईएस की, ये दोनों फॉर्म सेम है। अगर इश के साथ कन आ रहा है तो एज ईएस भी कन ही आएगा। ठीक है, सारे वर्ब्स के साथ इसी तरह ही है। मिशन का देखिए, मुस है इश के साथ तो एज ईएस भी मुस है, जोलन जोल है, एज ईएस के साथ भी जोल है, सारे वर्ब्स के साथ ऐसे ही है। ठीक है, इश और एज ईएस की फॉर्म सेम है। ठीक है, तो हमने इश की फॉर्म याद कर ली, एज के साथ भी वही फॉर्म हम बता देंगे। देन डू के साथ हमने क्या करना है, इसी फॉर्म के लास्ट पे एस और टे ऐड कर देना, डू कांस्ट। ठीक, तो ये 3 फॉर्म्स हमारी लिखी गई, बाकी जो सी है वो वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखी थी। विया के साथ हम वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, वर्ब एज इट इज आ जाएगा। ईया के साथ एन हटा के, इन्फिनेटिव फॉर्म ना जो मेन फॉर्म है उसका एन हटा के हम टे लगा देंगे, खंड, और जो लास्ट पे हमारे पास जी रह जाएंगे, एक दे वाला है और एक फॉर्म में वाला जी है, दोनों के साथ वर्ब एज इट इज आएगा। तो आप ऐसा करें, प्लीज एक दफा खुद से देखिएगा, इन कॉन्जुगेशंस को देखिएगा। ठीक है, ईच वाली फॉर्म्स आपने याद करनी है। तो आप एक दफा इन सारे वर्ब्स की कॉन्जुगेशन देखिए, अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज पूछेगा। और फिर उसके बाद देखते हैं इनका यूजेज ना, हम इनको कैसे यूज करना है, इनका सिचुएशंस वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं। प्लीज एक दफा देखिएगा खुद से। अच्छा, आप देखिएगा, आप इन वर्ब्स का जो गिब्राउख मींस यूजेज और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना। अच्छा, एकदम मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट करते हैं जर्मन के अंदर। आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस। अच्छा, आई के लिए हमारे पास प्रोनाउन आ जाएगा इज, और कैन के लिए आ जाएगा वही वर्ब जो भी हमने सीखा है, कनन, और कनन की इश के साथ कॉन्जुगेशन आ जाएगी कानना, इश कान, इश कान। अच्छा, अब इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब कैन यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो एक्शन आ रहा है, एक्शन इधर प्ले हो रहा है ना, तो इंग्लिश के अंदर हम कैन को और एक्शन को इकट्ठा ही लिखते हैं। लेकिन जर्मन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमने लगा दिया द सेकंड पोजीशन के ऊपर, और उसको कॉन्जुगेट भी कर दिया। अब जो दूसरे वाला वर्ब है, जो कि मेन जो एक्शन वर्ब है, वो बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट पे आएगा, और हम उसको कॉन्जुगेट भी नहीं करेंगे। प्ले के लिए वर्ब स्पीलन होता है हमारे पास, हमने इसको कॉन्जुगेट नहीं करना। हम ऑलरेडी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को कॉन्जुगेट कर चुके हैं ना,
तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही वर्ब हम कॉन्जुगेट करते हैं। उस एक्शन है वो लास्ट पे चला से पहले पहले लिखना है, ठीक है? कान और स्पीलन के बीच में हमने लिखना है। तो हमने तो लिखना है वेरी गुड। वेरी गुड के लिए आ जाएगा हमारे पास sehr gut। और टेनिस के लिए वर्ड टेनिस ही आएगा, ठीक है? तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा Ich kann sehr gut Tennis spielen। ठीक? तो हमारे पास जो से ये मॉडल वर्ब्स है ना, इनको हम एज़ अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इनके साथ हमारा एक्शन वाला वर्ब आएगा, जो एक्शन वाला वर्ब है वो बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा, जर्मन लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, इन मॉडल वर्ब्स को भी डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं? हमारे पास इंग्लिश में भी होते हैं मॉडल वर्ब्स, कैन, मस्ट, शुड वगैरह, जो से ये मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश के अंदर भी। हम क्यों इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं? कोई आइडिया प्लीज़? हम क्यों इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं? अच्छा देखिएगा, जब मैं अच्छा देखिएगा, मॉडल वर्ब्स हम इनको क्यों कहते हैं ना, फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस। तो इसमें देखिएगा सब्जेक्ट हमारा आई था और एक्शन इसमें प्ले हो रहा था, ठीक है, खेलना। अब जो से मॉडल वर्ब्स है ना, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट का और जो एक्शन हो रहा है उसका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। जिस तरह इधर है, आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस, कि मैं बड़ी अच्छी टेनिस खेल सकता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाले में देखिएगा, आई मस्ट प्ले वेरी गुड टेनिस, तो इसमें सब्जेक्ट और एक्शन सेम है लेकिन उनका रिलेशनशिप अब डिफरेंट है। अब इधर मस्ट है मेरे लिए कि मुझे बहुत अच्छी टेनिस खेलनी है, अदरवाइज पता नहीं क्या होता है, ठीक है? और इधर है, आई शुड प्ले वेरी गुड टेनिस, कि मुझे खेलनी चाहिए बड़ी अच्छी टेनिस, ठीक है? तो जो से मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट और जो एक्शन है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। और जर्मन के अंदर भी सेम यही है कि मॉडल वर्ब्स सब्जेक्ट का और एक्शन का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। और जर्मन के अंदर क्या होगा, जो एक्शन है वो लास्ट पे आ जाएगा, कॉन्जुगेट नहीं होगा। कॉन्जुगेशन होगी हमारे मॉडल, उसकी मॉडल वर्ब की, या इसका एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसकी हम कॉन्जुगेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो प्लीज, कोई क्वेश्चन इस पॉइंट पे? गुड। अच्छा, अब हम वापस उसी पे आते हैं, अपनी फाइल पे। अच्छा, अगर आप देखिए इधर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लिखा भी यही हुआ है जो भी मैंने बनाया ना, आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस, तो जर्मन में आ जाएगा इश कान sehr गुड टेनिस स्पीलन। अच्छा, अभी जो फाइल मैंने आपको शेयर किया ना, इधर जहाँ पे एग्जांपल है उसके साथ आगे ना उसने सिचुएशन भी दी है कि हमने कौन से मॉडल वर्ब को किस सिचुएशन के लिए यूज करना है। जिस तरह कि इधर वर्ड एक लिखा है उसने, फेहिशकाइट। फेहिशकाइट का मतलब होता है एबिलिटी। तो जहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात करनी है, वहां पे हमने मॉडल वर्ब खनन को यूज करना है। इसके साथ-साथ जो मॉडल वर्ब खनन है उसका एक और इस्तेमाल है, जर्मन में वर्ड होता है गेलेgenheit। गेलेgenheit को जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसकी ट्रांसलेशन बनती है ऑप्शंस। ऑप्शंस, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, मीन्स कि किसी मौके को हमने, किसी पॉसिबिलिटी को डिफाइन करना है तो उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब खनन ही यूज करेंगे। ठीक है, किसी मौके को, अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटी को। जैसा कि इसकी एग्जांपल देखिएगा, इधर एग्जांपल वो दे रहा है, कहता है कि डू कांस्ट येट्स डूशन। डूशन का मतलब होता है शावर लेना, येट्स का मतलब है नाउ, अभी, कांस्ट का मतलब है कैन और डू यू।
कि यू कैन नाउ टेक शावर, डू कांट सी इट ट्यूशन। तो अगर हम थोड़ा सा अपने वो सोचे, शायद हो सकता है कि जो वॉशरूम था, जो बाथरूम था, वो पहले बिजी था, आप शायद फ्री है तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मौका है तो अभी तुम शावर ले सकते हो। क्या हो सकता है उसके पास पहले टाइम नहीं था, आप शायद टाइम है, वो कह रहे हैं कि आप अब शावर ले सकते हो। ठीक है, तो किसी मौके को, अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटी को, ऑप्शन को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो हम जो मॉडल वर्ब है वो कैन यूज करेंगे। और इन शॉर्ट इंग्लिश में जहां पे हम कैन यूज करते हैं, जर्मन में können आएगा। और इंग्लिश की भी अगर हम सिचुएशंस लिस्ट करें ना, तो ऑलमोस्ट यही सिचुएशंस बनती हैं, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, इस तरह की ऑप्शंस सिचुएशंस बनती हैं। लेकिन फर्क यह है कि इंग्लिश हम बड़ी देर से सीखते आ रहे हैं, सोचे बगैर बिल्कुल सही हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी जर्मन की प्रैक्टिस होगी, आप जर्मन में भी सेम सोचे बगैर बिल्कुल सही चीजों को अप्लाई करेंगे ना। ठीक है, तो कर्नल वहां पे आएगा जहां पे इंग्लिश में कैन आता है। और कहाँ पे आता है इंग्लिश में कैन? जब हमने अपने सब्जेक्ट की एबिलिटी बतानी है या हमने किसी ऑप्शन को डिस्क्राइब करना है। प्लीज एक दफा खुद से देखिएगा, कुछ चीज अगर ना समझ आ रही हो। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, प्लीज अगर कोई चीज पूछनी हो। नो सर। अच्छा, अब देखिएगा, इसको करते हैं कंटिन्यू। अब सेकंड हमारे पास जो मॉडल वर्ब है वो है müssen। müssen का मतलब है मस्ट। और इसको हमने कहाँ पे यूज करना है? नॉट वेंडिशकाइट होता है नेसेसिटी। अच्छा देखिए, हमने अगर ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे जो हमारे लिए मजबूरी है, लाजमी है, मस्ट है, करना ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। कर्नल आता है जहाँ पे ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। मिशन वहाँ पे आएगा, मस्ट वहाँ पे आएगा जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पेरेटिव है, मस्ट है, लाजमी है, नेसेसिटी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सिचुएशन कब होती है? नॉर्मली ये सिचुएशन वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारे पास कोई रूल्स आ गए, कोई प्रोसीजर्स आ गए जो हमें मस्ट फॉलो करने होते हैं। तो इंग्लिश में जहाँ पे मस्ट आएगा, जर्मन में आपने मिशन लगाना है। जैसा कि इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, कहता है कि ich muss heute länger arbeiten। I must, arbeiten होता है वर्क करना, heute होता है टुडे, और länger का मतलब है लॉन्गर। I must work longer today। आज मुझे ज्यादा देर काम करना है, मजबूरी है, लाजमी है, करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मस्ट है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमारे मॉडल वर्ब की हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आएगा जो एक्शन है, जो आर्बाइटन है, वो लास्ट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारे पास है जोलन। जोलन का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है शुड। ठीक है, जोलन शुड। और जोलन को हमने यूज करना है, इधर हमारे पास जर्मन में एक वर्ड उसने लिखा है auftrag। auftrag को अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये बनता है ऑर्डर, असाइनमेंट, ड्यूटी। अच्छा, ऑर्डर, असाइनमेंट, ड्यूटी, क्या वो कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि जब हमें किसी ने कोई काम दिया है, हमारी कोई जिम्मेदारी है, ठीक है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप इधर कर सकते हैं, ऑर्डर, असाइनमेंट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है, कोई काम हमें किसी ने दिया है, तो उसको, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वो जोलन है। जैसा कि मैंने अगर आपको होमवर्क दिया है, तो आपने अगर डिस्क्राइब करना है उसको, तो आप बता सकते हैं कि ich soll, I should, meine Hausaufgaben, my homework machen। I should do my homework, ich soll meine Hausaufgaben। इसका मतलब है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है, मुझे किसी ने कहा है, ये काम मुझे दिया है किसी ने। तो जो काम आपको दिया जाएगा, कोई आपको देगा, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वो जोलन। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इधर देखिएगा, ऊपर मुस था ना, सिर्फ उसने क्या किया, मुस की जगह पे जोल लगा दिया। Ich soll heute länger arbeiten, I should work today longer। और इसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा वो इलेबोरेट कर रहा है, कहता है mein Chef, शेफ होता है बॉस, विल, विल ये वही वर्ब है ना, वोलन वाला वर्ब ना, उसकी कॉन्जुगेशन विल, वांट्स हो जाएगा। इसका मतलब कि माय बॉस वांट्स, दस का मतलब है दिस, कि मेरा बॉस ये चाह रहा है, माय बॉस वांट्स दिस। मींस
कि उसके बॉस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, उसको काम दिया है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को बता रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है या मेरी असाइनमेंट है कि मुझे आज ज़्यादा देर काम करना है। ठीक है, इस होटल लेंगे आबादन। ठीक है, क्लियर? तो जोलन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे कोई काम हमें कहा गया है, हमें कुछ बताया गया है जो हमने करना है। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल होता है जो लिखा नहीं हुआ, ऑर्डर, असाइनमेंट, ड्यूटी, और अगर हमने किसी को एडवाइस देनी है ना, कोई सजेशन देनी है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो उसके लिए भी यही यूज होता है। ठीक है, तो एडवाइस के लिए भी ये जो लिखा नहीं हुआ ऑफ्थराग के अंदर नहीं आता इसका मीनिंग, लेकिन इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस के लिए भी हम इसी को यूज करेंगे जोलन को, कि अगर आपने कोई चीज किसी को सजेस्ट करनी है ना। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है जोलन का, ये तो जर्मन में तो काफी बड़ा उसने वर्ड लिखा है ना, फ्रागे nach dem Wunsch einer anderen Person। इसका मतलब है किसी शख्स की विश के बारे में पूछना, मतलब जो शख्स आपके सामने है उसकी आपने विश के बारे में पूछना। जिस तरह इंग्लिश में भी हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, शुड आई वाला ना, शुड आई डू दिस, शुड आई ब्रिंग दिस, शुड आई टेक दिस। ठीक है, शुड आई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मॉडल वो आपको फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे, जोलिश हो जाएगा, जोलिश शुड आई, काफे कॉफी, और जो एक्शन है वो लास्ट पे आ जाएगा, कॉहन जोलिश काफे कॉहन, शुड आई मेक कॉफी या शुड आई कुक कॉफी। ठीक है, क्या मैं कॉफी बनाऊं, जोलिश। तो जोलन को आपके सामने वाला जो शख्स है उसकी विश पूछने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप ऐसा करेगा, एक दफा खुद से देखेगा यहां तक, खनन मुसन जोलन, इनका यूजेज देखेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेगा, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो बताएगा, फिर बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास रह गया 4 मॉडल वो आप उनको देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो प्लीज एक दफा खुद से देखेगा इनको। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं प्लीज, अगर क्वेश्चन हो, कुछ चीज ना समझ आ रही हो खनन मुसन जोलन। सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, गुड। अच्छा, अब देखिएगा आप नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ब्स है, डुर्फन। डुर्फन का मीनिंग है मे, और हम ये यूज करेंगे एलॉबनेस। एलॉबनेस बोलते हैं परमिशन को। तो जहां पे हमने परमिशन की बात करनी है तो हमने जो वर्ब यूज करना है वो है डुर्फन। जैसे कि इधर वो दे रहा है, कहता है मान डाफ नुआ इन der Raucher Ecke rauchen। अच्छा, मान ये हमने पहले भी देखा था कि सिंगल एन के साथ मान ना आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है वन, जब हमने एज अ जनरल सब्जेक्ट बात करनी है ना। कहता है कि मान डाफ वन में, और रौहन ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है स्मोक करना, कि वन में स्मोक। नुआ, नुआ का मतलब है ओनली, इन der Raucher Ecke, Raucher Ecke बोलते हैं स्मोकर्स कॉर्नर को, कि वन में ओनली स्मोक इन द स्मोकर्स कॉर्नर। तो परमिशन की बात हो रही है, तो जहां पे हमारे पास परमिशन की बात होगी वहां पे हमने जो वर्ब यूज करना है वो है डुर्फन। और इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है जो हम इंग्लिश में भी बड़ा आम करते हैं इस्तेमाल इसका, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कॉमनली यूज है, höfliche Frage। höfliche Frage बोलते हैं पोलाइट क्वेश्चंस को। जैसे इंग्लिश में हम मे आई वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मे आई डू दिस, मे आई कम इन। ठीक है, मे आई। तो जर्मन के अंदर भी हम बिल्कुल ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मे आई, तो वो हो जाएगा डाफिश। डाफिश। टेलीफोनिरन का मतलब है टेलीफोन करना, कॉल करना, तो कह रहे कि मे आई कॉल हिया। हिया का मतलब है हेयर, इधर। और माल के वर्ड की वैसे कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी हमारे पास ना, मतलब कुछ वर्ड्स जर्मन लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं जो कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर तो यूज होते हैं, और उनका पर्पस होता है वो सर्टेन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग ऐसा खास कुछ भी नहीं होता। उर्दू या इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें ना तो कोई मीनिंग उसका खास नहीं आता। मतलब कि अगर इधर ये वर्ड माल ना भी होता तो फिर भी इसका यही मतलब था, मे आई टेलीफोन हेयर, और अगर है तो भी इसका मतलब यही है। और इसको हम यूज कब करते हैं माल वर्ड को, आप अगर एडवांस लेवल पे जाकर जर्मन सीखेंगे देन आप बड़ा डिटेल में अच्छी तरह से इसको सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जवाब पॉजिटिव दे, तो आप माल का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज मीनिंग इसका कुछ नहीं होता।
तो darf ich hier mal telefonieren? May I telephone here? तो dürfen को हमने वहां पे यूज करना है जहां पे परमिशन की बात होगी, या अगर हमने क्वेश्चंस बनाने हैं पोलाइट क्वेश्चंस ना, may I वाले। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास वोलन और इसके साथ ही अब मस्टन। वोलन यूज होगा अब्जिस्ट प्लान के लिए, और मस्टन यूज होगा वुंश, विश या डिजायर के लिए। अच्छा, प्लान और विश में क्या फर्क होता है? होता भी है कि नहीं फर्क प्लान और विश के अंदर? कोई आइडिया प्लीज? प्लान और विश के अंदर कोई फर्क होता है? अगर होता है तो क्या? सर विश तो कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, तो प्लान कोई किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो प्लान है वो तो वो है ना, हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने अपना जो गोल है उसको कैसे अचीव करना है। विश कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो बिल्कुल फर्क है, और ऑलमोस्ट यही फर्क है प्लान और विश के अंदर। विश हो मतलब मैं इधर बैठा हूँ, मैं अभी विश करूँ कि मैं कहाँ पे, मतलब मार्स पे पहुंच जाऊँ, ठीक है, तो विश तो कुछ भी हो सकती है। तो प्लान स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन हम जब बहुत टेक्निकली बात करते हैं, बहुत उसको फॉर्मल सिचुएशन के अंदर बात करते हैं, तो फिर इनके अंदर फर्क होता है अब्जिस्ट मतलब हमारा प्लान और हमारी विश के अंदर। लेकिन आम जबान के अंदर हम, जैसे कि मैं अगर एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ ना, ये मेरा प्लान भी हो सकता है, मेरी विश भी हो सकती है, ठीक है। तो आम जबान के अंदर को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्लान और विश के अंदर। तो इस वजह से जो से ये दोनों वर्ब्स है ना, वोलन और मस्टन, हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। जहां पे वोलन आ सकता है उधर मस्टन भी आ सकता है, जहां पे मस्टन आ सकता है उधर वोलन भी आ सकता है। बट एक फर्क इनमें डेफिनेटली होता है, वो फर्क होता है इनकी पोलाइटनेस का। जो मस्टन है ये बहुत पोलाइट है, जहां पे हमने पोलाइट होकर बात करनी है वहां पे हम मस्टन यूज करेंगे, जहां पे थोड़ी सी डायरेक्ट बात करनी है वहां पे हम वोलन करेंगे। ये पोलाइट नहीं है वोलन इतना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट जाके मैंने खाना मतलब मैंने कॉफी ऑर्डर करनी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इश विल आइनन काफे, आई वांट अ कॉफी, ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट और बहुत मतलब अनपोलाइट हो जाएगा। मैं बोलूंगा आई वुड लाइक अ कॉफी ना, तो वो जर्मन में फिर हो जाएगा इश möchte einen काफे। या आप किसी ऑफिस में गए हैं, आपकी किसी के साथ मीटिंग है, रिसेप्शन पे गए हैं, तो रिसेप्शन पे जाके आप ये नहीं कहेंगे कि ich will mit Herrn Dash sprechen, कि I want to speak with Mr. Dash, बल्कि आप बोलेंगे ich möchte mit Herrn Dash sprechen, I would like to speak with Mr. Dash, ठीक है। तो जहां पे हमने पोलाइट होना है वहां पे हम मस्टन यूज करेंगे, जहां पे डायरेक्ट बात करनी है वहां पे वोलन। और मीनिंग वाइज ऑलमोस्ट सेम है, बहुत डिफरेंस तो है लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। इनके एग्जांपल्स देखिएगा, कहता है कि वोलन की कहता है इश विल मिया ein neues Auto kaufen, ठीक है, उसका प्लान है कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार। और देन वो कह रहा है इश möchte gern कि आई वुड लाइक ein Konzert, कॉन्सर्ट इंग्लिश वाला वर्ड या कॉन्सर्ट, फन का मतलब है ऑफ, और ये सिंगर का नेम है टिल ब्रूना, और बेजुखन का मतलब है अटेंड करना। कह रहा है कि आई वुड लाइक टू अटेंड अ कॉन्सर्ट ऑफ टिल ब्रूना, ठीक है, तो इसकी विश है। और फिर लास्ट पे हमारे पास जो सा वर्ब है वो है mögen। mögen यूज होता है फॉर लीबे। फॉर लीबे होता है प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस क्या होती है? हमारी पसंद नापसंद ना, कि जहाँ पे हमने अपनी पसंद नापसंद, मतलब जो हमारा पर्सनालिटी का ट्रेड है कि कौन सी चीज़ हमें पसंद है कौन सी नापसंद है, तो उसके लिए फिर हम mögen वर्ब को यूज करेंगे। और इश के साथ इसकी कॉन्जुगेशन है माग। जैसा कि वो कहता है कि इश माग दी म्यूजिक, आई लाइक द म्यूजिक। फन, फन का मतलब ऑफ, अगेन ये सिंगर का नेम है टिल ब्रूना। जिया का मतलब है वेरी मच, कि आई लाइक वेरी मच द म्यूजिक ऑफ टिल ब्रूना। अच्छा, मॉर्गन के साथ ना एक चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा, इसको हम कभी भी एक्शन के साथ यूज नहीं करेंगे मॉर्गन को। मतलब कि अगर हमने ये कहना ना, अभी वो कह रहा है आई लाइक द म्यूजिक, म्यूजिक नाउन है, नाउन के साथ हम इसको यूज करें। मतलब अगर मैंने ये सेंटेंस बनाना होगा कि आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, तो फिर मैं म्यूगन को यूज नहीं करूंगा। बाकी जितने भी वर्ब्स हैं ना म्यूगन को छोड़ के, इनके साथ तो हम लास्ट पे एक एक्शन वाला वर्ब लगा रहे हैं ना,
लेकिन म्योगन के साथ हम कभी भी लास्ट पे एक्शन वाला वर्ब नहीं लगाते। अगर हमने सिर्फ नाउन की बात करनी है, इश माग म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, ठीक है, लेकिन मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो सुनने के लिए वर्ब होता है हेरन, तो हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे इश के साथ, इश हेरे। अच्छा, देन हम उसके साथ वर्ब के साथ फिर हम वर्ब के फौरन बाद एक वर्ड लगाएंगे गैन। गैन का मतलब होता है लाइक, ये एडवर्ब होता है, मतलब कि ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो कोई भी एक्शन जो आप खुशी के साथ कर रहे हैं, जो आपको करना पसंद है, उसके साथ आप गैन का वर्ड लगा सकते हैं। इश होरे गैन म्यूजिक, इसका मतलब है आई लाइक टू लिसन म्यूजिक। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते इश माग म्यूजिक हर, लास्ट पे इधर नहीं लगा सकते। मॉर्गन के साथ हम सिर्फ नाउन्स को यूज करेंगे। एक्शन आ गया जो हमें करना पसंद है, उस एक्शन को कॉन्जुगेट करेंगे और साथ हम गैन लगा देंगे। जैसे कि आई लाइक टू स्विम, इश स्विम अगेन, स्विमन होता है स्विम करना ना, तो इश स्विम अगेन, आई लाइक टू स्विम। एक और देखेगा इसकी एग्जांपल, अगर मैं सिंपल कहना मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा, वो बन जाएगा इश माग पिज्जा। लेकिन अगर मैंने कहना है आई लाइक टू ईट पिज्जा, तो देन फिर ईट एक्शन आ गया, तो फिर हम माग वर्ब को यूज नहीं करेंगे या मॉर्गन वर्ब को यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एसन वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, इश ऐसे आई ईट, और गैन लगा देंगे लाइक के लिए, आई लाइक टू ईट और पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा, इश ऐसे गैन पिज्जा। ठीक है, प्लीज कोई चीज ना क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, हमारा तुमसे ये वाला टॉपिक है ना मॉडल वर्ब्स का, ये आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इवन इंग्लिश के अंदर भी देखिए, अगर ये वर्ड्स अगर हम इंग्लिश से भी निकाल दें, कैन मस्ट शुड डू वगैरह, तो इंग्लिश में भी कुछ नहीं रहता ना बात करने के लिए। तो सेम जर्मन के अंदर भी ये बहुत यूज होंगे। अच्छा, अब जल्दी से क्या करते हैं, हम अपना जो टॉपिक है आज का उसको समराइज करते हैं। एक जल्दी से मैं एक उसका रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या अभी तक पढ़ा है, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ना बुक में से कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे और अटेंडेंस करते हैं क्लास एंड। अच्छा देखिएगा, आज हमने टॉपिक किया है मोडाल वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। इनके मीनिंग सबसे पहले हमने देखे थे, जैसा कि können कैन, müssen मस्ट, sollen शुड, dürfen मे, wollen want, möchten would like और mögen like। देन हमने इनकी कॉन्जुगेशन देखी है। कॉन्जुगेशन का, इनकी कॉन्जुगेशन 7 वर्ब्स की थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने पहले सीखी थी कॉन्जुगेशन, बट इनका पैटर्न एक जैसा है। अगर आप एक का पैटर्न सीख लेंगे, बाकी सारों में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इनके अंदर, इन सारे वर्ब्स की जो इश की फॉर्म है वो सेम है और ये हमें याद करनी पड़ेगी। जैसा कि können है, kann, müssen, muss, sollen, soll, dürfen, darf, ठीक है, हमें याद करनी पड़ेगी। और यही फॉर्म फिर आ जाएगी as yes के साथ, और इसी फॉर्म के साथ अगर आप एस्टे लगा देंगे तो ये डू वाली फॉर्म बन जाएगी। बाकी फॉर्म्स वैसे ही हैं जैसे हमने पहले सीखी थी कि विया के साथ हम वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, ईया के साथ एन हटा के डे आ जाएगा, और जो लास्ट पे 2 जी रह गए दे वाला और फॉर्म वाला जी, उनके साथ वर्ब एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्जुगेशन थी। उसके बाद फिर हमने इनका इस्तेमाल पढ़ा गिब्राउफ यूजेज। इन वर्ब्स को नॉर्मली हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मींस कि ये वाले वर्ब्स भी हम यूज करेंगे और साथ इनके के एक्शन का वर्ब भी आएगा। और हमने मॉडल वर्ब्स को ये डिफाइन किया है कि मॉडल वर्ब हमारे पास ऐसा वर्ब होता है जो कि एक्शन का और सब्जेक्ट का, जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, उसका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ठीक है, उनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं और ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इनके साथ एक्शन वाला वर्ब आएगा, जब भी एक्शन वाला वर्ब आएगा तो एक्शन वाले वर्ब को हम लास्ट पे प्लेस करेंगे और उसको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। कॉन्जुगेशन हमारे मॉडल वर्ब की होगी, जैसे कि इश कान sehr gut टेनिस spielen, ठीक है, आई कैन प्ले वेरी गुड टेनिस। तो जो कान है हमने उसको कॉन्जुगेट किया है और स्पीलन को हमने कॉन्जुगेट नहीं किया। और फिर हमने देखा कि किस सिचुएशन में हमने किस मॉडल वर्ब को यूज़ करना है। जैसा कि अगर हमने अपने सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात करनी है या किसी अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करना है, किसी ऑप्शन को डिस्क्राइब करना है, तो हमने खलन को यूज़ करना है। मिशन वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, हमने करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, मस्ट, जहां पे इंग्लिश में मस्ट आएगा, जर्मन में मिशन आ जाएगा। जोलन को हमने देखा है कि हमने यूज करना है जहां पे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने अगर डिस्क्राइब करना है,
कोई काम हमें कहा गया है, उसके लिए फिर हम ज़ोलन को यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ सामने वाले शख्स की विश पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन बन जाएगा शुड आई ना, ज़ोलिश, तो ज़ोल पहले आ जाएगा। डुरफन हमेशा परमिशन के लिए यूज करेंगे, साथ ही साथ पोलाइट क्वेश्चंस के लिए डाफिश मे आई वाले स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करेंगे। वोलन और मस्टन मीनिंग वाइज सेम है, फर्क सिर्फ यह है कि वोलन थोड़ा सा डायरेक्ट है और मस्टन जो सा वो पोलाइट है। और मर्गन है, ये हम अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करते वक्त, मर्गन को यूज़ करते वक्त हमने ख्याल रखना है कि हम इसको एक्शन के साथ यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक्शन आ गया फिर हम एक्शन के साथ मतलब एक्शन को कॉन्जुगेट करके साथ गैन लगा देंगे तो हमारे पास वो मीनिंग आ जाएगा ना, लाइक के मीनिंग। इश höre gern म्यूजिक, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक। इश esse gern पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा। सिंपल मैंने कहना है मुझे पिज्जा पसंद है तो इश माग पिज्जा, इश माग राइस। ठीक है, मुझे चावल पसंद है ना, इश माग राइस। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन प्लीज? अच्छा, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बुक से बता देता हूँ। अच्छा, बुक का पेज है 197, 5.1 एक्सरसाइज। देखिए, एक चीज आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इसमें हमने क्या करना है, आपने इधर सेंटेंसेस आपके पास लिखे हैं, जस्ट उसको ऑर्डर के अंदर लेके आना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसका क्वेश्चन बनाना है, जहाँ पे उसने लगाया फुल स्टॉप लगाया तो वो सिंपल स्ट्रक्चर है कि मॉडल वर्ब सेकंड नंबर पे और जो एक्शन वाला वर्ब है वो लास्ट पे आएगा। अच्छा, 198 पेज पे 5.2 एक्सरसाइज, ये प्लीज आप कर लीजिएगा होमवर्क। इधर हमने क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर मॉडल वर्ब्स को कॉन्जुगेट करके तो फिल करनी है ब्लैंक्स। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो कुछ वर्ड्स आपको ऐसे इधर आएंगे जिनका मीनिंग नहीं पता होंगे ना, तो आप डिक्शनरी भी यूज करेगा। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना, डिक्शनरी भी यूज करेगा, मीनिंग सर आप प्लीज देखिएगा। और जो मीनिंग अगर आप डिक्शनरी के अंदर सर्च करें ना, उसको कोशिश किया करें अपने पास नोट कर लिया करें कि आपने एक दफा आपने लिस्ट बनाई होगी वोकैबुलरी की, जब आपके पास टाइम हो तो आपने जस्ट उसको रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइजेस पेज 197, 198 और इसके अलावा पेज 221, पेज 221 पे 7.1 एक्सरसाइज है। 7.1 एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, आपने ज़ोलन वर्ब को यूज करना है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसने ब्रैकेट के अंदर दिया है, जैसे कि स्पोर्ट माहन है, स्पोर्ट्स करना किसने करनी है, पेटर ने, तो ये बन जाएगा पेटर जोल स्पोर्ट माहन, कि पेटर ने स्पोर्ट्स करनी है। फिर उसके बाद है डियट माहन, डियट माहन होता है डाइटिंग करना, तो किसने करनी है, मैंने करनी है ना, तो इश जोल, ठीक है, जोलन को कॉन्जुगेट कर देंगे, माहन तो एज इट इज आएगा, लास्ट में चला जाएगा, इश जोल डियट माहन, आई शुड डू डाइटिंग। तो 7.1 एक्सरसाइज के अंदर आपने जोलन वर्ब को कॉन्जुगेट करना है और जो आपका सब्जेक्ट है वो ब्रैकेट के अंदर उसने लिखा है। और 7.3 के अंदर आपने डुरफन जो सा वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करके ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। ठीक है, जो परमिशन वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो फिर हम आज के इतने रखते हैं। प्लीज आप अभी इधर ही रहेगा, अटेंडेंस करते हो, क्लास एंड करते हैं।